बचपन से हमने यही सुना है कि ज़ोंबी के काटने से इंसान ज़ोंबी में बदल जाता है। पर सोचो, एक लड़का ऐसा भी है जिसे ज़ोंबी के काटने से कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा उसे जबरदस्त शक्तियां मिल गई जिससे पूरा ज़ोंबी साम्राज्य डरने लगा। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसे लड़की की जो इंसानों पर सबसे बड़ा खतरा माने जाने वाले ज़ोंबी की दुनिया में रहता था। दरअसल 20 साल पहले अचानक ही ज़ोंबियों ने शहर पर अटैक कर दिया, जहाँ इन्हें मारने का सिर्फ एक ही तरीका था, उनके लोहे जैसे मजबूत दिल को पूरी तरह से चकनाचूर कर देना। लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं था वहाँ के लोगों के लिए, और ज़ोंबियों ने पूरी दुनिया पर तबाही मचा दी और वो लोगों को मारते या फिर उन्हें अपने जैसा बना देते। और अपनी जान बचाने के लिए लोग मजबूत किले में छुप गए और सफर करने के लिए और राशन लाने के लिए वो फुल पैक ट्रेनों का यूज करने लगे। कहानी की शुरुआत इसी तरह एक मजबूत किले में ट्रेन की मरम्मत करने वाले इको नाम के लड़के से होती है, जिसका सपना इस दुनिया का आयरन मैन बनने का है। और दूसरी तरफ इको एक ऐसे हथियार पर काम कर रहा था जो ज़ोंबियों के लोहे वाले दिल को आर पार कर सके। उसका मानना था दीवारों के पीछे छुप के बचने की कोशिश करने वाले लोग डरपोक हैं, असली मर्द वही है जो दुश्मन का सामना करके लड़ते लड़ते मर जाए। वो एक तेज प्रेशर वाली गन से मेटल की प्लेट में छेद करना चाहता था, मानो जैसे कि वो ज़ोंबी का दिल हो, मगर वो इसमें फेल हो गया। इस फेलियर से निराश होकर इको रेलवे यार्ड चला गया, जहाँ उसे रोज ट्रेन की मरम्मत का काम करना होता है। वहाँ ज्यादातर लोग उसका मजाक उड़ाते और वो उसे गरीब बोलते। जब भी इको अपने आप से कुछ बात कर रहा होता, लेकिन तभी उसके साथ एक लड़का उसे बोलता है कि तुम्हें थोड़ा और बारूद बढ़ाकर ट्राई करना चाहिए। इको को ये आइडिया अच्छा लगा बहुत, और वो अपना काम वहीं छोड़कर जाने लगता है। और तभी उसकी नजर वर्कशॉप में आए हुए एक सुंदर लड़की के ऊपर जाती है। दरअसल ये सुंदर लड़की और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी एयामे थी, जो अपने पापा की स्ट्रीम गन को मरम्मत कराने के लिए आई थी। जहाँ हर तरफ सभी लोग राजकुमारी की सुंदरता पर आंखें बिछाए देख रहे थे, वहीं इको उसकी तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहता था, क्योंकि इको की नजरों में वही राज परिवार था जिसने दुश्मनों के सामने दीवार के पीछे छुपकर कायरता दिखाई दी। वो अपने वर्कशॉप पर जाने के लिए मुड़ा ही था, इतने में सुपरवाइजर ने बोला, ए हीरो सुन, जरा इधर आ, इस बंदूक में देखना क्या दिक्कत है। दरअसल इको वहाँ का सबसे होनहार मैकेनिकल था। इधर इको बेमन से वो बंदूक ले लेता है देखने के लिए। इधर दौड़ते हुए एक बंदा आकर बताता है कुछ रिफ्यूजीज को लेकर एक ट्रेन आ गई है। ये सुनते ही राजकुमारी चौंक गई, क्योंकि ट्रेन तो अगले दिन आनी थी। इधर बातों ही बातों में पता चलता है कि बीच का एक स्टेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसलिए ट्रेन बिना वहां रुके सीधा यहाँ आ गई। थोड़े ही देर में वहां के लोग ट्रेन के आसपास जमा हो गए, जहां डॉक्टर ट्रेन में आने वाले हर आदमी की जांच करने लगा कि कोई इफेक्टेड तो नहीं। इतना ही नहीं, जांच के दौरान लोगों को अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर कर दिया जाता। इको ये सब देखकर बहुत बुरी तरह से चिढ़ गया। उसका दोस्त उसे समझाता है, अरे तू इतना चिढ़ क्यों रहा है यार, ये सब तो एक बेसिक चेकअप है। इसी के बीच जांच कुछ रफ्तार पकड़ती है और वहीं इको और उसका दोस्त ट्रेन के बाहर लगे हुए खून को धोने का काम संभालते हैं। और सफाई के दौरान इको को वहीं पर ज़ोंबी से जुड़ा एक सुराग मिलता है, जिसने उसे फटाफट अपने एक्सपेरिमेंट के लिए संभाल कर रख लिया अपने बैग में। उसका दोस्त उसे रोकते हुए कहता है, अबे पागल हो गया है क्या, ये कानून के खिलाफ है, कोई पंगा हो गया तो। उसने कहा, मैं ऐसे रूल वूल की परवाह नहीं करता हूँ। इतने में से ही ट्रेन में से एक लड़की उतरती है, जिससे देखकर मानो इको गुम सा हो गया हो। इधर गार्ड दौड़कर उसके पास आकर उसे कहता है कि उसे अपनी बॉडी की जांच करवानी होगी, यानी उसे भी अपने कपड़े उतार कर दिखाना होगा कि वो इफेक्टेड है या नहीं। फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो। वो गार्ड कुछ और बोलने ही वाला था, लेकिन तभी अयामे और उसके पिता वहाँ पर आ गए। उन्होंने बताया कि वो लड़की उनकी मेहमान है, छोड़ दो उसे। इस दौरान एक पादरी भी वहाँ आया और वो दोनों बिना चेकअप करवाए वहाँ से चले जाते हैं। इधर ठीक उसी समय ट्रेन में से एक आदमी भगकर बाहर आया, और जिसे देखकर डॉक्टर चिल्लाते हैं कि वो ज़ोंबी के वायरस से इफेक्टेड है। बस ये सुनते ही सारे गार्डों ने उसे नीचे गिरा दिया और उसे हर तरफ से घेर लिया। उस लड़के ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, प्लीज मुझे जाने दो, मैं ज़ोंबी नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। मगर गार्ड उसे मारने को तैयार थे। इसी बीच इको ने जोर से स्टॉप चिल्लाया और भाग के सीधा उस आदमी के आगे खड़ा हो गया। उसने बताया, रूल के हिसाब से अगर किसी इंसान पर ज़ोंबी होने का शक है तो उसे 3 दिन के लिए जेल में रखने का सिस्टम है। ये सुनते ही गार्ड और गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे, हमें सिखाएगा तू। इस दौरान इको के बैग से वो ज़ोंबी का चिराग निकल गया, जिसे देखकर सब लोग डर गए और वो सब सोचने लगे कि इको भी इफेक्टेड तो नहीं। और तभी मौके का फायदा उठाने के लिए वो आदमी वहाँ से भागने लगा, लेकिन अगले ही पल गार्डों ने उसे गोलियों से भून डाला, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। आदमी के मरते उन सबको यही समझ में आ गया कि वो इफेक्टेड नहीं बल्कि एक आम इंसान था, पर गार्ड को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिलहाल तो वो उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे थे। इधर इको बुरी तरह से टूट जाता है और
उन्हें कोसता है कि क्या तुम लोगों की इंसानियत मर चुकी है। इस पर अयामे के पिता कहते हैं एक गरीब मैकेनिक को जवान लड़ाने का कोई मतलब नहीं। इस बीच उसका बॉडीगार्ड इको को बेहोश कर देता है और अयामे के पिता उसे जेल में डालने का आदेश दे देते हैं। उधर अयामे को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, जिस पर उसके पिता कहते हैं मुझे कानून बनाने रखने के लिए ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं और इसे बनाने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा। देर रात वही लड़की इको से मिलने के लिए उसकी कोठरी में आती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे मालूम था कि वो आदमी ज़ॉम्बी नहीं था। इसके जवाब में इको कहता है दरअसल उसे भी नहीं पता था कि वो इंसान है या ज़ॉम्बी, मगर वो बिना किसी सबूत के उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। वो ये भी बताता है कि जिन्होंने ज़ॉम्बी के डर से इंसानियत ही छोड़ दी उन्होंने इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो बाहर निकलकर उससे लड़ सके। और फिर एक और ट्रेन शहर के गेट पर आती है। गार्ड उसका स्वागत करने के लिए गेट खोलते हैं, मगर ये क्या, ये ट्रेन तो रुकी ही नहीं। पास आने के बाद देखते हैं कि ट्रेन पर ज़ॉम्बियों का कब्जा है। ये देखते ही जैसे ही गार्ड गेट बंद करने को होते हैं तभी ट्रेन पटरी से उतरकर शहर में भयंकर धमाका कर देती है, जिससे हर जगह आग लग जाती है और अगले ही पल ज़ॉम्बी उस धमाके से बाहर निकलते हैं और सब पर हमला करने लगते हैं। इधर ये देखते ही वो लड़की वहाँ से भाग गई। वहीं गार्ड भी इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा इकू अकेला रह जाता है। वो एक तार की हेल्प से अपनी कोठरी का ताला खोलता है और अपनी लैब की तरफ भागता है जहाँ पर उसका हथियार था। इधर यहाँ पर अयामे के पिता और कई बड़े लोग उन्हें वहीं पर छोड़कर कहीं और सेफ जगह भाग जाते हैं। तभी पूरे शहर में ज़ॉम्बी का आतंक बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। इधर इकू अपने साइड में भागता है जहाँ पर वो अपने हाथ को काटकर खून की कुछ बूंदे गिराता है ताकि कोई ज़ॉम्बी उसके लैब में खींचा चला आए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, एक ज़ॉम्बी उसके खून को फॉलो करते करते वहाँ आ ही गया। इधर इकू गन लेकर पूरी तरह से तैयार रहता है, मगर ज़ॉम्बी ने सामने से आने की वजह छत से हमला कर देता है। उसके बाद ज़ॉम्बी इकू के ऊपर हमला करने लगा, जहाँ इकू अपनी गन से उसकी लोहे जैसे दिल को आखिर मार ही देता है। इसके साथ ही ज़ॉम्बी मर गया, जिससे देखकर इकू खुशी से झूमने लगता है और बोलता है मेरा एक्सपेरिमेंट काम कर गया। लेकिन तभी उसे अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ। ये क्या, जिसे ठीक से देखने के बाद उसे पता चला कि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था। अब धीरे धीरे वायरस उसकी बॉडी में फैलने लगा, लेकिन इकू उससे डरा नहीं। वायरस को दिमाग तक पहुंचने से रोकने के लिए वो अपने हाथ को मेटल की बेल्ट से खूब कस के बांध देता है, लेकिन वायरस फिर भी नहीं रुकता है। फिर आखिर में वो अपने गले में एक फंदा डालकर उसे मशीन से पूरी जोर से खींचता है और अपनी और साथ ही मशीन की पूरी ताकत लगाकर उस वायरस को रोकने की कोशिश करते हुए खुद को ये याद दिलाता है कि वो अब वो डरपोक नहीं है जो वो 5 साल पहले था, जब उसने अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। अपनी विल पावर की हेल्प से आखिरकार उसने वायरस को आगे फैलने से रोक दिया और वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। इधर पादरी और म्योमी एक शहर में पहुंचते हैं, जहाँ पर पादरी उसे बताता है कि वो आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। तो इसलिए वो एक देसी बॉम्ब से अपने दिल को उड़ा देता है ताकि वो ज़ॉम्बी ना बन पाए। और दूसरी ओर म्योमी आगे बढ़ गई, जहाँ पर उसे एक ज़ॉम्बी दिखता है, जिससे वो लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। पहले वो ज़ॉम्बी को अपने पास आने देती है और पास आते ही वो अपने पैर से ज़ॉम्बी की सिर को अलग कर देती है। दूसरी तरफ इको होश में आकर उसे पता चलता है कि वो अब भी इंसान ही है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है। इसी बीच उसका दोस्त भी वहाँ पर आ गया और मरे हुए ज़ॉम्बी को देखकर और कमरे की हालत को ऐसा देखकर वो उससे पूछता है क्या तुमने ही ज़ॉम्बी को मारा है, जिसके जवाब में इको बड़े ही गर्व से कहता है कि हाँ मैंने ही ज़ॉम्बी को मारा है। इसके बाद वो दोनों गले लगते हैं, जहाँ इको उसे ये भी बताता है कि ज़ॉम्बी ने उसे काटा भी था। ये सुनते ही उसका दोस्त बुरी तरह से डर गया और बाहर शहर का हाल भी बहुत बुरा हो चुका था। अयामे किसी तरह हालात को संभाल रही है कि ज़ॉम्बी की फोर्स को किसी भी तरह शेल्टर के अंदर ना घुसने दे। इसे ही बीच एक बूढ़ा आदमी आकर कहता है कि हमें अगले शहर जाना चाहिए, जिस पर अयामे कहती है कि उसके पिता ने कहा है कि उसे यहीं रुककर उनके सिग्नल का इंतजार करना है। तभी म्यू भी वहाँ पर आ गई और इस दौरान पास खड़े एक आदमी ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मूव से उसे तुरंत पछाड़ देती है। अगले ही पल वो कहती है यहाँ किसी भी सिग्नल का इंतजार नहीं किया जा सकता है, वो खुद रास्ता साफ करेगी ताकि बाकी लोग ट्रेन तक भाग सके। इसके साथ ही वो ज़ॉम्बी की भीड़ के बीच में कूद जाती है। इधर एक ज़ॉम्बी अचानक से उसके पीछे से हमला ही करने लगा था, इतने में ही वो पीछे पलटकर उसकी सर को अलग कर देती है। साथ ही उसने उसके कटे हुए सर को दूसरे ज़ॉम्बियों के बीच में फेंक दिया, जिससे कि वो गुस्सा होकर उसके पीछे भागने लगे और बाकी लोगों को ट्रेन तक जाने का रास्ता मिल गया। इधर म्यूमी उन्हें शहर के टूटे फूटे हिस्सों में घुमा फिरा कर ले जाती और साथ ही साथ वो अपने स्पीड और अपने हथियार से ज़ॉम्बियों के दिल को इजीली मार देती। आखिरकार सब लोग ट्रेन तक सुरक्षित पहुंच जाते हैं। फिर इको और उसका दोस्त भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें ट्रेन में चढ़ने नहीं देते हैं। वो उनसे कहते हैं कि पहले उन्हें ये साबित करना होगा कि वो इफेक्टेड नहीं है, इसलिए तुम एक एक करके अपने कपड़े उतार कर दिखाओ। इको मानने ही वाला होता है, लेकिन तभी 2 ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं, जिन्हें देख
देखकर वो सोचता है ये वो ही टाइम है कि वो लोगों को ये साबित कर देगा कि वो उनकी तरफ है। वो ट्रेन से प्रेशर खींचकर अपनी गन चार्ज करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही म्यूमी वहाँ पर आकर ज़ोंबियों को मार देती है। इस दौरान इकू उसे पहचान जाता है और वो भी उसे पहचान जाती है। दोनों कहते हैं कि उन्होंने अपना लुक बदल लिया। इधर इकू कहता है कि तुम तो मेरी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा मजबूत हो। इसी बीच म्यूमी उसे सूंघ कर समझ जाती है कि वो इंसान नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो चुपचाप आगे बढ़ जाती है। इतने में ही कुरुसु कुछ समुराई के साथ आकर उस पर बंदूक टांग देता है और वो उससे कहता है तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसमें म्यूमी कहती है कि वो ज़ॉम्बी नहीं है और उसे भी ट्रेन में जाने दिया जाए। इसके साथ ही सब लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अयामे की लॉकेट जैसी चाबी के साथ ट्रेन चल जाती है। इधर म्यूमी भी ड्राइवर कैबिन में आती है और फिर कुरुसु उससे कहता है कि तुम पीछे की डब्बों की रक्षा करो। जिसमें म्यूमी कहती है अरे खुद भी कुछ कर लो, और वो ये कहकर सोने चली जाती है। वो कहती है उसकी बैटरी खत्म है। इस बीच ट्रेन बहुत तेजी से भाग रही थी, लेकिन कुछ ज़ॉम्बी चिपक जाते हैं। उधर इको की नजर एक भारी स्टीम पाइप पर पड़ती है जो कि गिरने वाला था। वो उसे तुरंत हाथ से पकड़ लेता है, जबकि वो काफी गर्म और भारी था। कोई नॉर्मल इंसान उसे रोक भी नहीं पाता। कुछ मैकेनिक उसके साथ मिलकर ट्रेन की मरम्मत कराते हैं। इतने में ही एक ज़ॉम्बी ट्रेन के अंदर आने की कोशिश करता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। वहीं इको मौका पाते ही अपनी हथियार निकालता है और तेजी से दरवाजा खोलकर उसे गोली मार देता है और फिर उसे बाहर फेंक देता है और ये कहता है कि अब ज़ॉम्बी से फाइट करना आसान होगा। मगर सब लोग उससे दूर हट जाते हैं। उसका लोहे जैसा दिल दिखने लगा था। ये देखकर इको को भी झटका लगता है। वो कहता है उसे वायरस को रोकना चाहिए था, पर अब बहुत देर हो चुकी है। उसके दोस्त को भी उससे डर लगने लगा था। इधर लोगों का ध्यान इको पर ही था। तभी वहाँ पर कुरुसु भी आ जाता है अपनी बंदूक की नोक ताने की कहाँ है ज़ॉम्बी। और फिर क्या था, सभी ने इको की ओर इशारा कर दिया। इधर इको अपनी सफाई देने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन सम्राट कुरुसु ने बिना कुछ सोचे समझे उसे एकदम से गोली मार दी और साथ ही सभी लोगों को ये भी बोल दिया कि वो तुरंत दरवाजा बंद कर दे ताकि वो कभी भी लौट कर ना आ पाए। कुरुसु का वो वार इतना तगड़ा था कि इको लगभग बेहोश सा होने लगा। उसकी बॉडी बाहर रेलवे पटरी पर पड़ी थी, जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे थे। ये मंजर इतना खतरनाक था कि ट्रेन में खड़ा हुआ उसका दोस्त बहुत जोर जोर से रोने लगा ये देखकर, पर कुछ भी नहीं कर पाया और ट्रेन आगे निकल गई।